हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमारे यूपी टेट के एग्ज़ाम हैं जो कि आने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तो यूपी टेट के एग्ज़ाम में जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एक सब्जेक्ट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा होता है आपकी कोई भी लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज फर्स्ट में जो चीज़ चूज़ करते हैं। उसके बाद थर्ड होता है आपका मैथ, उसके बाद में आपकी सेकंड लैंग्वेज होती है और फिफ्थ सब्जेक्ट होता है आपका ईवीएस। तो आज हम सबसे पहले अपनी ईवीएस की जो क्लासेस हैं वो आज से स्टार्ट करेंगे, ताकि जब तक यूपी टेट का नोटिफिकेशन आता है, जब तक फॉर्म सबमिट होने स्टार्ट होते हैं, तब तक आपकी जो यूपी टेट की ईवीएस की थ्योरी है या अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की थ्योरी कंप्लीट करा दी जाए। अगर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में आपके जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि उसके बाद जो एग्ज़ाम है उनके लिए टाइमिंग बहुत कम बचती है और हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो जो भी लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, लवली एकेडमी पर आपको यूपी टेट के लिए सारे सब्जेक्ट की थ्योरी और सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू विद मॉक टेस्ट आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो आज से हमारी थ्योरी की फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसका सब्जेक्ट है ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन की आज फर्स्ट क्लास है और यहाँ से आपकी जितनी जल्दी हो सकेगी आपकी थ्योरी कंप्लीट करा दी जाएगी। और जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों के ही सब्जेक्ट सारे के सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। उसके बाद बचते हैं हमारे मॉक टेस्ट, जो कि आपको पर डे मिलने लगेंगे, और उसके बाद सारे पीवाईक्यू। आपके एग्जाम तक आपकी तैयारी है उसे बिल्कुल कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आज की हमारी ईवीएस की फर्स्ट क्लास आज से स्टार्ट करते हैं। तो जो पर्यावरण अध्ययन है, इसका जो वेटेज होता है यूपी टेट के एग्जाम में, ये 30 मार्क्स का पूछा जाता है। तो जो 30 मार्क्स हैं वो आई होप कि जितनी भी थ्योरी आपको कंप्लीट कराई जाएगी उससे आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। तो पर्यावरण की अध्ययन की पहली क्लास में हम पढ़ते हैं सबसे पहले पर्यावरण के बारे में, कि जो पर्यावरण होता है वो क्या चीज होती है, पर्यावरण किस चीज को कहते हैं। कई बार इसका शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है। तो जो पर्यावरण है वो 2 शब्दों के योग से मिलकर बना हुआ है। जो पर्यावरण है वो 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है। वो 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है। तो वो 2 शब्दों का जो योग है वो कौन कौन सा है, वो है परि प्लस आवरण। यानी कि जो पर्यावरण है वो 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है परि और सेकंड शब्द है आवरण। तो 2 शब्दों का मेल ही पर्यावरण कहलाता है। यानी कि इन 2 शब्दों का जो मिला जुला रूप है, जब उन्हें इकट्ठा किया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं पर्यावरण। इसमें परि का अर्थ होता है, जो इसमें जो परि होती है उसका अर्थ होता है चारों ओर। यानी कि जो इसमें जो ये परि है इसका अर्थ होता है चारों ओर। उसके बाद जो हमारा सेकंड वर्ड होता है आवरण, तो जो आवरण होता है उसका अर्थ होता है ढका हुआ। यानी कि जो परि शब्द है उसका अर्थ होता है चारों ओर, और जो आवरण शब्द है उसका अर्थ होता है ढका हुआ। अर्थात पर्यावरण शब्द का अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ या फिर चारों ओर से ढका हुआ। एक प्रकार से हम मान सकते हैं जो पर्यावरण शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। तो परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ या घिरा हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि हम जो जीवधारी हैं वो चारों ओर से जिन दशाओं से घिरे हुए हैं, जो दशाएं हैं जो हमें चारों तरफ से कवर किए हुए हैं, जो चीज़ हमारे वायुमंडल में, हमारी पृथ्वी में जो चीज़ें हमारे चारों तरफ हैं उसी को ही पर्यावरण कहते हैं। यानी कि जो चीज़ें हमारे वातावरण में हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं वही चीज़ें पर्यावरण कहलाती हैं। तो पर्यावरण 2 शब्दों का योग है, परि प्लस आवरण। जो चीज़ें हमें चारों ओर से ढके हुए हैं उन्हीं को हम पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण की जो संरचना है और उसके प्रकार है। जो पर्यावरण है उसकी संरचना क्या है, उसके प्रकार क्या है, किन चीजों से मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण हुआ है। तो पर्यावरण की भौतिक एवं जैविक तत्वों से मिलकर बना है। जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा पूरा वातावरण है, वो 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। उसमें एक प्रकार के तत्व होते हैं भौतिक तत्व और एक प्रकार के तत्व होते हैं जैविक तत्व। भौतिक तत्व का मतलब होता है जो चीजें जैविक तत्व में आती है वो होती हैं प्राकृतिक, और जो होती है भौतिक होती हैं उनमें जिनमें सजीव नहीं होती, एक प्रकार से निर्जीव चीजें होती हैं। प्राकृतिक चीजों में जो भौतिक वातावरण में चीजें पाई जाती हैं वो चीजें निर्जीव में आती हैं। तो भौतिक और अजैविक चीजें क्या होती हैं, जैविक और प्राकृतिक चीजें क्या होती हैं, इन सभी के बारे में
बात करेंगे। अतः पर्यावरण को संरचना के आधार पर दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। जो पर्यावरण है उसे अगर देखा जाए तो संरचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। उसमें नंबर 1 है भौतिक या अजैविक चीज और दूसरी होती है जैविक चीजें, यानी कि जो जैविक चीजें होती हैं ये पर्यावरण के अंदर आती हैं। तो भौतिक चीजें कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें अजैविक तत्व आते हैं। अजैविक तत्व का मतलब होता है वे तत्व जिनमें जान नहीं होती है, जो एक प्रकार से सजीव नहीं होते हैं। तो भौतिक या अजैविक पर्यावरण में वे तत्व आते हैं जो अजैविक तत्व होते हैं। जैसे इसमें स्थल मंडल, यानी कि हमारे चारों ओर जो वातावरण में जो भूमि पाई जाती है वो स्थल मंडल में आती है। दूसरी होती है समस्त जलमंडल, जितना भी जलमंडल है, जलमंडल में होने वाली चीजें हैं जिनमें जो भी चीजें सजीव नहीं है, एक प्रकार से निर्जीव हैं, वो भौतिक में आएंगी। और तीसरा है वायुमंडल, यानी कि जो संपूर्ण वायुमंडल है वो भी अजैविक तत्व या भौतिक तत्वों में आएगा। तो जो भौतिक या अजैविक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये चीजें आएंगी भौतिक तत्व या अजैविक तत्व। सेकंड चीजें होती हैं जैविक पर्यावरण। इसमें जैविक तत्व आते हैं जैसे जीव जंतु वनस्पति, यानी कि जो जैविक पर्यावरण होता है, जो उसके जैविक तत्व होते हैं उनमें वो चीजें आती हैं जो एक प्रकार से सजीव चीजें होती हैं। जैसे कि जीव जंतु होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, मानव हैं, ये सभी चीजें किस चीज में आएंगी, ये सभी चीजें आएंगी पर्यावरण के जैविक तत्वों में। भौतिक तत्वों में आएंगे स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, और जैविक तत्वों में आएंगे जीव जंतु वनस्पतियां इत्यादि चीजें। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो जो पर्यावरण के मुख्यतः 3 घटकों में विभाजित किया गया है। वैसे देखा जाए तो 2 प्रकार के घटक ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन जो पर्यावरण है इसे मुख्यतः 3 प्रकार के घटकों में डिवाइड किया गया है। एक होता है भौतिक घटक, दूसरा होता है जैविक घटक, थर्ड होता है ऊर्जा घटक। यानी इन 3 तत्वों से मिलकर ही हमारे संपूर्ण पर्यावरण का निर्माण हुआ है। जैसे स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये सभी चीजें आएंगी भौतिक घटक में। जैविक घटक जैसे पादप हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, यानी इन सभी चीजों में, इनमें ये सभी चीजें सजीव तत्व होते हैं, वो सभी आएंगे जैविक घटक में। थर्ड हमारा घटक होता है ऊर्जा घटक, जैसे कि सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी चीजें किसमें आएंगी, ऊर्जा घटक में। तो इन सभी तीनों तत्वों से और तीनों तत्वों में जो चीजें शामिल हैं उन सभी से मिलकर हमारे पर्यावरण का निर्माण हुआ है। इस चैप्टर से यूपी टेट में बहुत सारे क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे जितने भी तत्व हैं उन सभी में सबसे पहले जिस तत्व के बारे में बात करेंगे, स्थल मंडल। जो स्थल मंडल है वो क्या होता है, स्थल मंडल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो हम जानते हैं कि जो पृथ्वी के 71% यानी 71% जितना भी भाग है उस पर जल व 29% भाग पर स्थल है। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर 71% जो जगह है, 71% जो पृथ्वी का हिस्सा है उसमें जल पाया जाता है, और जो स्थल है वो 29% भाग पर पाया जाता है। यानी कि जो 71% है वो एक प्रकार से देखा जाए तो जल से घिरा हुआ है और 29% स्थल वाली भूमि है। पृथ्वी का वह जिस पर जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं स्थल मंडल कहलाता है। यानी कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जिस पर समस्त जीव जंतु पाए जाते हैं, जिन पे भू आकृतियां पाई जाती हैं, जिन पे वनस्पतियां पाई जाती हैं, वो सभी चीजें स्थल मंडल में आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है हमारी, इससे समस्त बाहरी तल, महाद्वीप, द्वीप, चट्टान, पहाड़ियां आदि भी चीजें स्थल मंडल में आते हैं। जैसे कि जो हमारे महाद्वीप हैं तो वहाँ एक महाद्वीप में कई कई देश हो सकते हैं, चट्टानें हैं, द्वीप हैं, पहाड़ियां हैं, ये सभी चीजें किस में आएंगी, स्थल मंडल में आएंगी। जैसे कि जो पहाड़ियां हैं उन पे कोई भी चीज जल की नहीं होगी, जो पहाड़ होंगे वो एक प्रकार से स्थल मंडल में आएंगे। जो चट्टानें हैं वो एक प्रकार से स्थल मंडल में आएंगी। जो द्वीप हैं, द्वीप का अर्थ होता है जिसके चारों ओर पानी हो और उसके बीच में अगर भूमि होती है तो उसे एक प्रकार से इसलैंड बोल सकते हैं, द्वीप बोल सकते हैं। तो वो चीजें भी आपकी स्थल मंडल में आएंगी। एक महाद्वीप में कई कई देश पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप के अंदर कौन कौन से देश हैं, उसमें स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल सभी चीजें शामिल हैं। तो एक प्रकार से महाद्वीप भी स्थल मंडल के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लाइन पे बात करते हैं, जो महाद्वीप होते हैं वो किन्हें कहते हैं। स्थल मंडल में जो महाद्वीप आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, महाद्वीपों की संख्या कितनी है और महाद्वीपों का कितना वेटेज है, जो कि हमारी पृथ्वी पर कितने हिस्से में महाद्वीप फैले हुए हैं।
तो पृथ्वी के बड़े बड़े क्षेत्र जो कि चारों ओर से जल से घिरे हुए हैं, यानी कि पृथ्वी के वे क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरे हुए हैं वे महाद्वीप कहलाते हैं। एक महाद्वीप में कई कई देश हो सकते हैं, यानी कि जो महाद्वीप होते हैं वो चारों तरफ से जल से घिरे हुए जो महाद्वीप होते हैं, घेरे हुए यानी इनके चारों तरफ जल भी है, बीच में एक महाद्वीप है, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखा जाए दूसरा महाद्वीप है, थर्ड पार्ट में देखा जाए तीसरा महाद्वीप है। इसी प्रकार से जो हमारे 7 महाद्वीप है, इन सभी महाद्वीपों के अंदर ही समस्त देशों का निवास है। बहुत सारे देश, एक एक महाद्वीप में कई कई देश हो सकते हैं और महाद्वीपों की संख्या है 7, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर अगर महाद्वीप देखे जाएं तो उस पर महाद्वीपों की संख्या है 7 महाद्वीपों के अंदर संपूर्ण पृथ्वी डिवाइड है। तो सबसे पहले बात करते हैं एशिया महाद्वीप, जो कि हमारा फर्स्ट महाद्वीप है। सेकंड महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप, थर्ड है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फोर्थ है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, फिफ्थ है यूरोप महाद्वीप, 6 है अंटार्कटिका महाद्वीप और 7th है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये हमारे 7 महाद्वीपों की संख्या है जिनके अंतर्गत सभी देश आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, यानी कि जो हमारा एशिया महाद्वीप है इसे सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है, यानी कि जो सबसे छोटा महाद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है तो वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि हमारे स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी होती है? टोटल महाद्वीपों की संख्या होती है 7, जो कि हमारे स्थल मंडल के अंतर्गत देखे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं पहाड़ों के बारे में। जो पहाड़ होते हैं वो भी स्थल मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो पहाड़ क्या होते हैं? भूपटल के ऊंचे ऊंचे भाग पहाड़ कहलाते हैं, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है इसके जो ऊंचे नीचे पार्ट हो जाते हैं, कोई पार्ट बहुत ज्यादा ऊंचा है, कोई पार्ट बहुत ज्यादा नीचा है, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे भाग हैं उन सभी को एक प्रकार से उन्हें पहाड़ कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो कि 8850 मीटर ऊंची है, जो कि नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो हमारी विश्व की माउंट एवरेस्ट की चोटी है जो ऊंची है उसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। वैसे ही जो कंचनजंगा है, यानी कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो किसको कहा जाता है? कंचनजंगा को कहा जाता है। यानी कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की यानी पूरे वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाती है तो वो है माउंट एवरेस्ट, और भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है तो उसका नाम है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल के अंदर स्थित है और जो कंचनजंगा है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। हिमालय में शिवालिक की पहाड़ियां भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यानी अगर एक प्रकार से हिमालय पर्वत के अंतर्गत देखी जाए तो जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, हिमालय पर्वत के अंतर्गत शिवालिक की पहाड़ियां भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं बोली जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां, जो कि माउंट आबू में है, सबसे प्राचीन पहाड़ियां हैं। जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? वो राजस्थान में स्थित है। कौन सी जगह पे? तो माउंट आबू पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। जो अरावली पर्वत है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे गुरु शिखर कहा जाता है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ाई है, यानी इसे कई बार अन्नामुड़ाई जो भी लिख के आता है उसे आप लगा सकते हो। तो जो अन्नामुड़ाई है वो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी बोली जाती है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा को कहा जाता है। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा को बोला जाता है। ये सभी चोटियां स्थल मंडल के अंतर्गत आती हैं, यानी कि ये जितनी भी चोटियां हैं ये सभी चोटियां स्थल मंडल के अंतर्गत आती हैं। इन सभी चोटियों को एक प्रकार से स्थल मंडल में कहा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं चट्टानों के बारे में। जो चट्टानें होती हैं वो सभी भी स्थल मंडल के अंतर्गत आती हैं, यानी कि जितनी भी चट्टानें हैं वो सभी स्थल मंडल के अंतर्गत आती हैं। तो पृथ्वी की ठोस व सख्त और कठोर सतह को चट्टान कहा जाता है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी की ठोस कठोर जो बहुत ज़्यादा सख्त सतह होती है उसको चट्टान कहा जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपर्पटी कहते हैं, यानी कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है इसकी जो ऊपरी सतह है इसे भूपर्पटी कहा जाता है, जो कई तत्वों से मिलकर बनी होती है, परंतु इसमें मुख्य तत्व पाए जाते हैं जो कि सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन 46% है और सिलिकॉन 27% है, एल्युमिनियम 8% होता है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है इसका निर्माण जो मुख्य तत्वों से मिलकर हुआ होता है। तो हमारी पृथ्वी पर
ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27%, एल्युमिनियम 8% पाया जाता है। यानी इन सभी से मिलकर हमारी भूपर्पटी यानी हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। चट्टानों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। जो चट्टानें होती हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। जो हमारी चट्टानें हैं अगर उन्हें देखा जाए तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो सबसे फर्स्ट में बात करते हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो पृथ्वी की जो चट्टानें होती हैं उनका सबसे फर्स्ट यानी सबसे पहला रूप होता है। ये सबसे कठोर चट्टानें होती हैं, जीवाश्म रहित चट्टानें होती हैं। यानी कि जैसे जब पृथ्वी में एक प्रकार से ज्वालामुखी होता है यानी एक प्रकार से ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो जो चारों तरफ से जो लावा आता है तो इस पे जो गीला गीला लावा निकलता है ये पार्ट सूख जाता है और कई समय तक ये बहुत ही गर्म बना रहता है। इसी कारण जो इसमें जीवाश्म है वो नहीं पाए जाते हैं। तो आग्नेय चट्टानों में अगर क्वेश्चन आता है कि जीवाश्म किन चट्टानों में नहीं पाए जाते हैं तो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं और ये सबसे कठोर चट्टानें होती हैं। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो इनमें बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं जैसे कि लोहा है, एल्युमिनियम है, सोना है। ये सभी चीजें आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है, जब ये चट्टानें ठंडी हो जाती हैं एक प्रकार से, जब इनका रूप चेंज हो जाता है तो वो अवसादी चट्टानों में चेंज हो जाती हैं। ये चट्टानें जीवाश्म युक्त होती हैं यानी इनमें जगह जगह छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव होने लगते हैं। परतदार होती है यानी कि कोई चट्टान, कोई भी चीज है, कोई भी पार्ट गीला होता है उसे जब बाहर जैसे एक प्रकार से मिट्टी को देखते हैं, अगर वो गीली होती है तो उसका रूप अलग होता है। अगर उसी चीज को जब बाहर फैला दिया जाए तो जब वो सूख जाएगी तो उसके बाद में जो उसका पूरा पार्ट बनेगा वो एक प्रकार से परतदार पार्ट बन जाता है। कई जगह से देखते हैं मिट्टी मतलब जैसी पहले होती है वैसी नहीं रहती है। तो वैसे ही ये चट्टानें जो होती हैं इनमें छोटे छोटे जीव आ जाते हैं। ये परतदार होती हैं, इनमें कोयला तथा खनिज तेल पाए जाते हैं। ये जो चट्टानें होती हैं ये जलने के बाद में काफ़ी सालों तक ये जलती रहती हैं और उसके बाद में जो इनमें जो अवशेष बचते हैं वो एक प्रकार से कोयले का रूप ले लेते हैं और इनमें खनिज तेल पाए जाते हैं। यह बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक आदि पाए जाते हैं। यानी कि जो अवसादी चट्टानें होती हैं इनमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इत्यादि चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद होती है रूपांतरित चट्टानें। जब ये चट्टानें भी अपना रूप चेंज कर लेती हैं, इन चट्टानों का रूप स्वतः चेंज हो जाता है। जब ये रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान का रूप ले लेती हैं तो इन्हें कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। यानी कि जो ये रूपांतरित चट्टानें होती हैं जिनके द्वारा कभी संगमरमर बनाया जाता है, यानी अलग अलग प्रकार से इनके रूप में चेंजेस किए जाते हैं। जो लिग्नाइट होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो लिग्नाइट होता है ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यूपी टेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो लिग्नाइट होता है उसे एक प्रकार से सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। तो आज की जो ईवीएस की क्लास है, अभी इस क्लास में फिलहाल इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि जो ईवीएस की क्लास है इसमें जो स्थल मंडल में जो जो चीज़ें आती हैं जैसे कि महाद्वीप है, चट्टानें हैं, पहाड़ हैं और स्थल मंडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको ईवीएस के सेकंड पार्ट में पढ़ा दिया जाएगा। तो आई होप ये क्लास जितनी भी है आप लोगों की यूपी टेट के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी और इस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद जो आप जितने भी पीवाईक्यू हैं उन्हें एक बार जाके चेक कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके इस क्लास से कवर हो रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में जितने भी यूपी टेट के एग्जाम हुए हैं। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आएगी और आपको ये क्लास कैसी लगी तो वो चीज़ें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा और जितना भी ज़्यादा हो सके चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए पर डे आपको किसी ना किसी सब्जेक्ट की वीडियो लेके आते रहें ताकि आपका जब तक यूपी टेट का नोटिफिकेशन आता है आप लोगों की क्लासेस सारी थ्योरी की क्लासेस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपके पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट आपके करवाए जाएंगे। आई होप ये क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इस क्लास में फिलहाल इतना ही। सेकेंड पार्ट आपको बहुत जल्दी करा दिया जाएगा। थैंक यू।